अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं टॉरिसिलीज थ्योरम या स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो देखेंगे टॉरिसिलीज थ्योरम क्या बताता है, इफ्लक्स वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे माजी में जितनी तरह के और जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी सारे के सारे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है भैया, तो हेडिंग लगा लो अपने पास, टॉरिसिलीज थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पर आगे चलने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बर्नौलीज इक्वेशन रिवाइज करा दूं, लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन पूरा ड्राइव कराया था। हमने बच्चे बात ये की थी कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है और इसके अंदर से मेरा बेटा हमारे पास जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। फ्लूइड फ्लो करने से क्या मुराद है भैया जी? फ्लूइड फ्लो करने से मुराद ये है कि हमारे पास एक एंड से फ्लूइड दाखिल होता है और दूसरे एंड से हमारा जो फ्लूइड है वो निकलता हुआ आ रहा है। तो हमने कहा था कि भाई साहब ये जो इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस इररोटेशनल फ्लूइड है, इसके अंदर अगर आप कोई से भी पॉइंट कंसीडर कर लो, मान लो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, तो हमने ये बात की थी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एक डायनामिक फ्लूइड है उसकी हर तरह की एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। और जो डायनामिक फ्लूइड होता है उसके पास 3 तरह की एनर्जीज होती हैं, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पॉइंट ए पे इस फ्लूइड के पास जो प्रेशर एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उनका सम जो होगा वही यहां पे होगा, सम वही यहां पे होगा। हाँ, ये एनर्जीज आपस में कम ज्यादा हो सकती हैं, जैसे पॉइंट सी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, प्रेशर और काइनेटिक कम हो जाएगी। पॉइंट ए पे पोटेंशियल कम होगी, प्रेशर और काइनेटिक ज्यादा हो जाएंगी। तो हमने इस कहानी को लिखा इस तरह से था कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया था, तो हमें जो इक्वेशन निकल के सामने आई थी वो ये था P1 माइनस P2 डेल्टा M डिवाइडेड बाय रो प्लस डेल्टा M G H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा M V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। बच्चे अगर आपने डेरिवेशन नहीं देखी हुई बर्नौलीज इक्वेशन की तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर नंबर 6 एक बार आप देख लो, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट का फील आए कि हम आज के लेक्चर में क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाई ई फ्लक्स वेलोसिटी V इक्वल्स √2GH हो गई, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, कहानी खत्म। पूरा कॉन्सेप्ट का फील लेंगे और कॉन्सेप्ट को घर तक छोड़ के आएंगे पूरा आखिर तक। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ये बात की थी। ये बेसिकली क्या है, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, और इसमें 2 वर्क डन का सम था W1 W2। एक प्रेशर पीछे से लग रहा था, एक आगे से लग रहा था। तो इधर वाले का वर्क डन P1 डेल्टा M अपॉन रो था, उधर वाले का वर्क डन माइनस P2 डेल्टा M अपॉन रो था। तो ये W1 प्लस W2 था, ये W3 था, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, और ये क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नजर आ रहा है, जितना काम किया सारा का सारा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है। और यहां पे बॉडी क्या है, फ्लूइड है, जो यहां से V1 वेलोसिटी से इंटर हुआ और वहां पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, V2 हो गई। ठीक है भैया, फिर हमने ये बात की थी, अगर इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो हमें ये पता चला था कि जनाब P इंटू डेल्टा M डिवाइडेड बाय रो प्लस डेल्टा M GH प्लस हाफ डेल्टा M V स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। यही बात मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताई थी कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन किसी भी डायनामिक फ्लूइड के अंदर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जितनी तरह की एनर्जी है उसका सम निकालोगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ये वो इक्वेशन थी। ये आपके पास क्या है, प्रेशर एनर्जी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कहां से ली हुई है, ग्राउंड रेफरेंस से ली हुई है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ कांस्टेंट। फिर हमने इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड किया था, डेल्टा V से डिवाइड किया था एक तरीका, या मास से डिवाइड करो, रो से मल्टीप्लाई करो दूसरा तरीका, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो। तो ये हमारे पास आया था P, ये हमारे पास आया था रो GH, ये हमारे पास आया था हाफ रो V स्क्वायर, ये आ रहा था मेरा बेटा हमारे पास कांस्टेंट।
ये हमने हमारी फाइनल इक्वेशन ड्राइव की थी, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो बर्नौली का इक्वेशन कहता क्या है, बर्नौली का प्रिंसिपल कहता क्या है? बिल्कुल आसान तरीके ज़बान में, आपके पास कोई बहता हुआ फ्लूइड है, यकीनन किसी जगह से बह रहा होगा, आपने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, एक पॉइंट सी लिया, किसी भी पॉइंट पे अगर आप फ्लोइंग फ्लूइड की हर तरह की एनर्जी को सम करोगे तो वो आंसर एक बराबर आ रहा होगा। पॉइंट ए पे इन तीनों एनर्जीज का सम जो होगा, पॉइंट बी पे तीनों एनर्जीज का सम वही होगा, पॉइंट सी पे तीनों एनर्जीज का सम वही होगा। हाँ, ये हो सकता है कहीं प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं पोटेंशियल ज्यादा हो, कहीं कम हो, बट सम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है भैया, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये था प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके हमने सवाल भी किए थे और इनके यूनिट्स भी देखे थे। चलो अब देखो बच्चे, टॉरिस-सीरीज थ्योरम पर जाने से पहले हम जरा समझते हैं यहां पे ये जो टॉरिस-सीरीज थ्योरम की कहानी है। टॉरिस-सीरीज थ्योरम आपको फिर खुद ही समझ में आ जाएगा। मान लो भैया ये मेरे पास कोई एक बड़ा सा टैंक है और इसके अंदर क्या हुआ हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, मैंने फिलहाल पानी कंसीडर कर लिया। और इस टैंक के ऊपर ना कोई ढक्कन शक्कन नहीं है, टैंक खुला हुआ है। इसको आप कहोगे आगे चल के फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या नाम देते हैं इसे भाई हम लोग? दिस इज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है बच्चे, और आपके पास ये जो टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, अगर मैं यहां पे आपको इसकी हाइट बताऊं तो भाई साहब इसकी हाइट यहां पर है h। ठीक है, h हाइट ऊपर इस जगह पे। ठीक है, और ये टैंक यकीनन यहां कहीं पे ग्राउंड पे रखा हुआ होगा, तो मान लेते हैं भैया ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ठीक हो गया, ग्राउंड हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, गौर से सुनना, अगर मैं यहां पे एक छोटू सा ओपनिंग प्रोवाइड कर दूं, टैंक बहुत बड़ा है, मैंने बिल्कुल एक छोटू सी ओपनिंग प्रोवाइड कर दी, बहुत छोटा सा एक होल कर दिया इसमें। मान लो ये टैंक प्लास्टिक का बना हुआ है, मिसाल दे रहा हूं, एक बड़ा सा प्लास्टिक का बना हुआ टैंक है और ऊपर से खुला हुआ है, ओपन टू एयर है। मैंने यहां पे हल्का सा एक जैसे कील होती है ना छोटी सी, ऐसे कील से एक छोटा सा सुराख कर दिया, तो क्या होगा? अब बोलोगे सर होना क्या है, जो पानी है वो यहां से इस तरह से क्या होगा, बाहर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पानी ऐसे क्या होगा, बाहर आएगा। चलो गुड हो गया बच्चे। ये जो आपने यहां पे छोटी सी ओपनिंग प्रोवाइड की है ना, इसको हम कहेंगे ऑरिफिस। क्या नाम देंगे? ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या है? स्मॉल ओपनिंग। और जब तक आपको कुछ ना बताया जाए, इसका मतलब ये जो ओपनिंग प्रोवाइड की गई है ये कैसी है मेरा बेटा? सर्कुलर ओपनिंग है। सर्कुलर ओपनिंग से क्या मुराद है? अगर मैं कील से ऐसे छेद करता हूं, सुराख करता हूं, तो वो ओपनिंग कैसी बनेगी? सर्कुलर बनेगी, सर्कल बनेगी। ठीक है, चलो गुड हो गया। तो यहां से पानी जो है एक रफ्तार से निकलेगा और धमाकेदार रफ्तार से, और अल्टीमेटली ऐसे कहीं जाके जमीन पे, ग्राउंड को कहीं जाके स्ट्राइक कर रहा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पानी यहां से बाहर आएगा और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v। पानी जिस वेलोसिटी से इस ऑरिफिस से, ऑरिफिस मतलब छोटा सा सुराख, छोटा सा होल, जहां से ये पानी बहुत तेजी से बाहर आ रहा है, तो जो पानी जिस वेलोसिटी से बाहर आएगा ना बच्चे, इसको हम कहते हैं इफ्लक्स वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इफ्लक्स। और पानी क्या करेगा? यहां पे आके कहीं पे जमीन को स्ट्राइक कर रहा होगा। ठीक है, जब जमीन को स्ट्राइक करेगा तो यहां पे कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा। ऐसे ही है, ये सब अभी देखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक टैंक में पानी भरा, पानी बिल्कुल ऊपर तक मौजूद है, ऊपर ढक्कन शक्कन कोई नहीं है, ऊपर मेरे पास क्या है? फ्री सरफेस है। मैंने यहां पे एक ओपनिंग प्रोवाइड करी। अच्छा, ओपनिंग मैंने कितने डिस्टेंस पे दी है? मान लेते हैं कि इस सरफेस से मैंने h डिस्टेंस नीचे, सरफेस से कितना नीचे आ जाओ, h डिस्टेंस नीचे मैंने ये ओपनिंग प्रोवाइड करी है, एक छोटू सी ओपनिंग दी है। ऑरिफिस क्या होती है? बहुत छोटू सी ओपनिंग। ठीक है, यहां से पानी ऐसे बाहर आ रहा है, ये जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है इसे क्या कह रहे हैं? इफ्लक्स वेलोसिटी कह रहे हैं। अच्छा भैया, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये वाला डिस्टेंस बता दो आप, ये जो ऑरिफिस है ऊपर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? h, स्मॉल h। ठीक है, ये h क्या है? जमीन से लेके वहां तक का फासला जहां तक पानी भरा हुआ है इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस बताओ तो बता सकते हो ना? कैसे आएगा? ये बड़ा डिस्टेंस माइनस दिस छोटा सा डिस्टेंस, तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा? h माइनस का h हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया, गुड हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार मुझे ये वेलोसिटी आप बता सकते हो कि ये वेलोसिटी क्या होगी? आप बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि हमने हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तगड़े तरीके से पढ़ी हुई है। गुड। देखो ये मेरे पास एक वो है टैंक है जिसके अंदर पानी मौजूद है। भैया इस टैंक का अपना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस तरह से ऊपर से देखने पे ऐसे नजर आएगा।
अरे भैया मान लो ऐसा आपके पास गोल सा टैंक है, बड़ा सा गोल सा टैंक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है ऊपर तक, नीचे आपने छोटा सा सुराख किया, वहां से पानी निकल रहा है। जब आप उस टैंक को ऊपर से देखोगे तो आपको पानी ऐसे दायरे की फॉर्म में नजर आएगा, और वो दायरे का जो एरिया होगा वही होगा जो टैंक का सर्कुलर एरिया होगा। मैंने मान लिया कि इसका जो एरिया है दैट इज ए, और ये जो ऑरिफिस है, ये जो छोटी सी ओपनिंग है, इसका एरिया मैंने मान लिया कितना है, ए, स्मॉल ए। और से समझना सुनना, यहां पे ये जो मेरे पास टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने क्या माना हुआ है, कैपिटल ए, और जनाबे वाला यहां पे जो ऑरिफिस का एरिया है उसे मैंने क्या माना हुआ है, स्मॉल ए माना हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं, मुझे ये वेलोसिटी बतानी है आपने। तो बच्चे जब हमने हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, अगर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है तो हमने यहां पे इस तरह की कोई कार्रवाई पढ़ी थी कि हमारे पास यहां पे जिस यूनिट टाइम में, गौर से सुनना, यूनिट टाइम में जितना मास यहां से दाखिल होगा यूनिट टाइम में उतना ही मास यहां से बाहर आएगा। तो हमने पढ़ा था A1 V1 बराबर होता है भैया किसके, A2 V2 के, और ये जो A इंटू V होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट होता है, यानी कि यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ। तो मतलब ये एक सेकंड में जितना मास पानी का ऊपर से नीचे आएगा, एक सेकंड में उतना ही मास यहां से बाहर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। और हमने ये बात भी देखी थी कि वेलोसिटी और एरिया का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तो यहां पे एरिया बहुत बड़ा है तो नीचे आने की वेलोसिटी बहुत कम होगी, यहां एरिया बहुत छोटा है तो ये वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। सोच के देखो, आपको वैसे भी बात समझ में आ रही होगी कि ये बड़ा सा टैंक है, यहां पे आपने बिल्कुल छोटू सी कील जितनी ओपनिंग प्रोवाइड करी हुई है, तो आपके पास यहां से तो पानी बहुत धार से निकल रहा होगा, लेकिन यहां से आपको बिल्कुल ऊपर से ना नीचे आता हुआ महसूस हो रहा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलो, अब मैंने करना क्या है, मैंने अगर आपसे पूछता हूं कि भैया मुझे इस वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तो क्या मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकता हूं। यहां का एरिया कैपिटल ए, इधर का एरिया स्मॉल ए, तो मेरे पास यहां से ये जो लिक्विड ऊपर से नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी को मैं कह देता हूं वी ए, और इसकी वेलोसिटी को वी बी, या इसको मैं कह देता हूं स्मॉल वी। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बी कहा हुआ है, इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूं, या इसको पॉइंट एक्स कर देते हैं, इसको पॉइंट एक्स कह देते हैं क्योंकि एरिया को मैंने यहाँ ए कहा हुआ है ना, परेशानी ना हो, इसको वी एक्स कह देते हैं, और इस पॉइंट को मैं वाई कह देता हूँ, और यहाँ की वेलोसिटी जो है ना इसको मैं कह देता हूँ वी वाई। इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ मेरे बच्चे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर रहा हूँ एट पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, ताकि मुझे ये वेलोसिटी पता चल सके। तो भैया एज पर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी विल रिमेन सेम, और एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम इधर से नीचे आया यूनिट टाइम में इतना वॉल्यूम यहां से बाहर आएगा। अरे भैया हाँ या ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम फ्लूइड का इधर से नीचे आया उतना यहां से बाहर आएगा, वरना ये नीचे क्यों आएगा। ठीक है, चलो, तो मैं कहूंगा ax इंटू वी एक्स शुड बी इक्वल टू ay इंटू वी वाई। अच्छा भैया, ax मतलब ये फ्री सरफेस का जो एरिया है विच इज कैपिटल A, और Vx क्या है, यहां पे ये जो मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सर मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं बच्चे, जब ये यहां से बाहर जाएगा तो मॉलिक्यूल की जगह बनेगी, तो ये ऊपर से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अच्छा, यहां पे इसका एरिया क्या है, स्मॉल a, और Vy क्या है मेरे पास, V विच इज द ई फ्लक्स वेलोसिटी। अगर मुझे यहां से Vx की वैल्यू चाहिए तो जनाब Vx की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी a/a मल्टीप्लाई बाय V। देखो भैया, मैं हर लेक्चर में यही कहता हूं, फिर कहूंगा, ठीक है। तो देखो, मैं यहां पे जो डेरिवेशन कर रहा हूं वो डेरिवेशन आपको अपने किसी टीचर के नोट्स में नहीं मिलेगी, लेकिन यही सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप बोलो कि सर आप हर क्लास में यही बोलते हैं, तो बच्चे क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। ठीक है, इससे मैं आपको आज ही की क्लास में एक सवाल सॉल्व कराऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था। गौर से बस आप कॉन्सेप्ट के साथ जमे रहना। ठीक है, ये ए क्या है, ऑरिफिस का एरिया, ये क्या है, वो फ्री सरफेस का एरिया। जब तक कुछ ना कहा जाए मतलब ये भी सर्कुलर एरिया, ये भी सर्कुलर एरिया। ठीक है भैया, और ये वी क्या है, ये वो वेलोसिटी है। सर समझ आती है बात की। अब देखो हमारे पास, अब अगर मैं क्या करता हूं यहां पे पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के ऊपर अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूं, देखो ये पॉइंट वाई ऑरिफिस के जस्ट बाहर है और पॉइंट एक्स ये जस्ट सरफेस के ऊपर मौजूद है। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, और जो मेरी बर्नौली इक्वेशन थी वो भी हमने पढ़ा था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड की हमेशा कैसी होती है जनाबे वाला, कांस्टेंट होती है। यही बात हमने पढ़ी थी। तो जनाबे वाला ये जो ऑरिफिस के जस्ट बाहर है
इधर जो फ्लूइड का पार्टिकल मौजूद है वो ज़ाहिर है फ्लो करता हुआ आ रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इन तीनों एनर्जीज का सम होगा, पॉइंट एक्स जो कि सरफेस के ऊपर फ्लूइड का पार्टिकल है, यहां पे और यहां पे एनर्जी का सम कैसा आएगा, ये एक बराबर आएगा। यही बर्नौली इक्वेशन है ना कि भैया इस पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है इस पॉइंट पे ये पॉइंट कहां है, ओरिफिस के जस्ट यहां पर है जहां से फ्लूइड पार्टिकल आ रहा है। यहां पे जो भी फ्लूइड का पार्टिकल होगा इस पॉइंट पे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये सब बराबर होंगे। जो प्रेशर, जो काइनेटिक, जो पोटेंशियल एनर्जी का सम यहां है वो यहां पे होगा। चलो लगा लेते हैं जल्दी से इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। अगर मैं अप्लाई करता हूं तो भाई साहब क्या बनता है, इसको यहां पे ले आओ क्योंकि लंबी इक्वेशन बनेगी, यहां ले आते हैं। ये बनेगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट एक्स, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट एक्स, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट एक्स। ठीक हो गया। दिस विल बी इक्वल टू इन्हीं तीनों एनर्जीज का सम इस पॉइंट के ऊपर। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट वाई। सही हो गया भाई साहब ये बात। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, अब देखो भैया, मैं यहां से पी एक्स को और पी वाई को कैंसिल कर रहा हूं। क्यों सर, क्यों कैंसिल कर रहे हैं? इसलिए देखो मेरे बच्चे, जो ये जो प्रेशर एट पॉइंट एक्स होगा ये इधर ऊपर वाला होगा और इधर क्या मौजूद है, आपका एटमॉस्फेयर मौजूद है, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ये बात समझ आई? जो आपके पास एक्स पॉइंट पे प्रेशर होगा वो किसकी वजह से है, सराउंडिंग में जो हवा है, एटमॉस्फेयर की वजह से। सिमिलरली यहां पे जो वाई पॉइंट पे एटमॉस्फेयर है, भैया वाई पॉइंट पे जो यहां पे मतलब इधर बाहर ओरिफिस के बाहर जो भी हवा शवा है उसकी वजह से यहां पे भी जो प्रेशर होगा वो भी कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा। भैया ये जो आपने पी लिखा हुआ था ये क्या था, प्रेशर एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो यहां पे प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है। यहां पे प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है। तो भाई साहब जो यहां पे पी नॉट होगा वो यहां पे पी नॉट होगा, तो ये दोनों तो एक बराबर हो गए, कैंसिल हो गए। समझ आती है? गुड है। अब यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो रो जी एच एक्स से क्या मुराद है, हाइट। हाइट हमेशा रेफरेंस से लेते हैं और रेफरेंस हमारा ग्राउंड है। एक्स पॉइंट ये रहा, ग्राउंड से यहां तक का फासला क्या है, कैपिटल एच के बराबर है। गुड हो गया। प्लस हाफ रो वी एक्स स्क्वायर, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, जिससे वो नीचे आ रहा है। ये समझ में आ रहा है ये नीचे आएंगे क्यों, इसलिए कि यहां से लिक्विड बाहर जा रहा है तो जगह बनेगी, तो ऊपर से पार्टिकल्स नीचे आएंगे और इनकी वेलोसिटी मैंने ये निकाली हुई है। ये आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय वी और ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है। रो जी एच वाई, एच वाई क्या है, वाई पॉइंट की हाइट, वाई पॉइंट की हाइट। हाइट हमेशा कहां से लेते हैं, जमीन से, जो आपका रेफरेंस होता है। ठीक है। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, कैपिटल एच माइनस एच। ये स्मॉल एच क्या है, ये स्मॉल एच ओरिफिस का डिस्टेंस है लेकिन फ्री सरफेस से, तो इसको आप यहां नहीं रखोगे, यहां हाइट आएगी ना बच्चे। ये एच डिस्टेंस है, इस एच को जबरदस्ती हाइट में नहीं घुसा देना, ले जाके कॉन्सेप्ट को समझना। ये एच डिस्टेंस है, फ्री सरफेस से यहां तक का फासला, तो यहां थोड़ी रख सकता हूं। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में जो एच है वो क्या होता है, हाइट होता है। तो हाइट कहां से लेते हैं, हमेशा रेफरेंस से लेते हैं। तो मेरा रेफरेंस ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड। ठीक, यहां से यहां तक आ गया। प्लस हाफ रो, और जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है दैट वाज वी वाई को मैंने स्मॉल वी कहा हुआ है। ठीक है। मुझे नजर आ रहा है रो यहां से कॉमन आ जाएगा, रो यहां से कॉमन आ जाएगा, तो भैया मैं रो को तो सबसे पहले कैंसिल कर सकता हूं। भाई साहब यहां से मैंने रो कॉमन निकाला, इधर से भी मैंने रो कॉमन निकाला, कैंसिल करके खत्म कर दिया। गुड हो गया। अब यहां पे देखो मेरे पास क्या बचता है, ये बचता है जी इंटू एच प्लस का, इसको मैं कह सकता हूं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। भाई साहब ये स्क्वायर इन सब पे आ गया, वी स्क्वायर को यहां लिख दिया। यहां पे मेरे पास बचता है जी इंटू एच माइनस का जी इंटू स्मॉल एच प्लस का वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और क्या मरता नजर आ रहा है भाई साहब, भाई साहब जी एच से जी एच आपको मरता दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये जी इंटू स्मॉल एच को मैं यहां ला रहा हूं, उसको वहां लेके जा रहा हूं, तो भैया ये क्या बनता है मेरे पास, ये बनता है जी इंटू स्मॉल एच विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस का वी स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। पढ़ समझ में आ रहा है। ये ए क्या है, ओरिफिस का एरिया, ये ए क्या है,
इसका फ्री सरफेस का एरिया, जो कि बेसिकली आपका सर्कुलर टैंक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसे टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। गुड हो गया। अगर मैं यहां से v² को कॉमन निकाल लूं तो भैया यहां पे मेरे पास बचता है GH। अगर मैं v² को कॉमन निकाल लूं तो भैया यहां पे बचता है मेरे पास 1, यहां पे मेरे पास बचता है a² माइनस का a², मतलब 1 माइनस a², यही बचता है ना भाई, सही है। गुड हो गया। अब ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स ये बनेगा v² 1 माइनस a² डिवाइडेड बाई a² विल बी इक्वल टू 2GH, यही बनता है। ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, उधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो भाई साहब ये बनेगा v² विल बी इक्वल टू 2GH, अपॉन में आता है 1 माइनस a² अपॉन a², सही है। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो ये हट जाएगा यहां से स्क्वायर, यहां पे मेरे पास रूट आ जाएगा। ये मेरा बेटा हमारे पास वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, जिससे ये पानी आपका बाहर आएगा। अब मुझे पता है आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है √2GH, इसके ऊपर भी आ रहे हैं। पहले यहां तक का कॉन्सेप्ट जरा फील कर लो, क्लियर कर लो। सब पढ़ेंगे, टेंशन कोई नहीं है, सवाल भी सारे करेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया आपके पास एक टैंक है जिसमें आपने कुछ लिक्विड कंसीडर किया हुआ है। फिर मैंने कहा मैंने यहां पे एक छोटू सा सुराख कर दिया, तो पानी यहां से लिक्विड पानी ले लिया, तो पानी यहां से उछल के बाहर आ रहा है। पानी जिस स्पीड से बाहर आ रहा है उसको मैंने स्मॉल v कह दिया, दैट वाज इफ्लक्स वेलोसिटी। तो मैंने कहा भैया जब पानी बाहर आएगा तो ऊपर से सरफेस के मॉलिक्यूल नीचे आना शुरू हो जाएंगे, कोई जगह बन रही होगी। तो मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ दिस v यहां से मालूम कर ली, ठीक है। फिर मैंने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करी। मैंने कहा भाई एक पॉइंट यहां पे सरफेस पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे ओरिफिस की जस्ट ओपनिंग पे ले लिया। मैंने कहा बर्नौली कहता था कि जो डायनामिक फ्लूइड है, बहता हुआ फ्लूइड है, पानी बाहर आ रहा है यहां से तो डायनामिक फ्लूइड है। डायनामिक फ्लूइड के अंदर किसी भी 2 पॉइंट के ऊपर जो सम ऑफ एनर्जीज है दैट विल रिमेन अ कांस्टेंट। और कौन कौन सी एनर्जीज का सम, प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो मैंने कहा भाई प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल। तो मैंने वैसा भी इक्वल करा और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला। ये 2 कैंसिल क्यों करे, मैंने कहा भाई एक्स पॉइंट के ऊपर कौन सा फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर, तो वो कितना है P0, और यहां कौन प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर, तो वो भी क्या है P0। तो भैया P0 से P0 मर गया। फिर हमने सिंप्लीफाई करा, ये पॉइंट समझ लेना, ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उसमें यहां पे हाइट आ रही है ये, और हाइट हमेशा रेफरेंस से ली जाती है, और हमारा रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हुए क्या होता है, ग्राउंड, जहां की हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो भैया ग्राउंड से इधर तक की हाइट कैपिटल H, इधर तक की हाइट H माइनस H है, और ये H क्या है, डिस्टेंस है ओरिफिस का फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फिर भैया हमने ये ड्राइव कर लिया, ये हमारे पास ई फ्लक्स वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है। अब ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, अब जरा यहां पे आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे बच्चे। अगर मेरे पास, गौर से सुनना, अगर मेरे पास A का वैल्यू बहुत छोटा है कैपिटल A के मुकाबले में, ये क्या है, ओरिफिस का एरिया, ये क्या है, फ्री सरफेस का एरिया, टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ओरिफिस बहुत छोटा है, ओरिफिस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है इसके मुकाबले में, तो गौर से देखना, तो मेरे पास ये जो A अपॉन कैपिटल A है दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों, अरे भैया बेसिक मैथ्स की प्रॉपर्टी, अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा है डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, रख के देखना जरा। अगर आपके पास A का वैल्यू 0.001 है और कैपिटल A का वैल्यू 100 है, तो आप देखना आपका आंसर 0.00001 आ रहा होगा। इतनी छोटी वैल्यू आ रही होगी तो उसे तकरीबन 0 कह सकते हैं। यहां देखो, ये अगर आपके पास बहुत छोटा है और ये आपके पास बहुत बड़ा है, तो दिस विल बिकम 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो A विल बी 0। तो अब आपके पास ना किताब में जो बात लिखी हुई होगी ना, वो क्या लिखी हुई है, वो बात ये लिखी हुई होती है कि ओरिफिस बहुत छोटा है, बहुत छोटा ओरिफिस है, बहुत छोटा ओरिफिस है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो लिक्विड है ना, ये ऊपर से नीचे इतनी कम रफ्तार से आ रहा है कि आप ये वाली वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हो, ये Vx, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट x है ना, उसे आप अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हो, 0। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये 0 सिर्फ तब होगा जब ओरिफिस का एरिया इसके मुकाबले में बहुत छोटा होगा। और मैंने मिसाल दी, जैसे ये 0.001 मीटर स्क्वायर है और ये 100 मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये इसके मुकाबले में 1000 गुना छोटा है, 10,000 गुना छोटा है, 1 लाख गुना छोटा है, तब तो समझ आता है।
पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर ये कंडीशन है, अब समझना गौर से, अगर मैं आपको बोलता हूं 0.1 एक नंबर है और एक नंबर 10 है, समझना गौर से, 1.1 एक 10 है, इनमें डिफरेंस कितना है सर? इनमें डिफरेंस है 9.9 का। कैसे निकाला इसमें से? इसको माइनस कर दिया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो भैया इसका जो स्क्वायर है वो 0.01 बन जाएगा। करके देख लो, 0.1 का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर 1/100 बनेगा, 0.01 हो जाएगा। और वहां पे क्या बन जाएगा? ये 100 हो जाएगा। अब डिफरेंस कितना हो गया समझना जरा। अब डिफरेंस 99.999 का हो गया। यार आ भी नहीं रहा पूरा। कैसे निकाला? इसमें से इसको माइनस कर दिया। देखो समझना जरा बात को बच्चे। पहले मैंने एक नंबर लिखा 1 से छोटा और एक नंबर लिखा 1 से बड़ा। मैंने कहा उसमें डिफरेंस कितने? 9.9। अब मैंने इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया। अब देखो डिफरेंस क्या हो गया? बढ़ गया। समझना, अगर आपके पास a छोटा है a के मुकाबले में, गौर से सुनना बात को, तो आपके पास जो a स्क्वायर होगा ये तो भाई साहब और छोटा होगा कैपिटल A स्क्वायर के मुकाबले में। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? देखो भैया, अगर ये ऑरिफिस का एरिया टैंक के सर्कुलर एरिया से छोटा है तो अगर आप स्क्वायर कर दोगे दोनों को तो a स्क्वायर ऑरिफिस के एरिया का स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के स्क्वायर से। तो भैया यहां देखो यही तो हो रहा है। अगर इस चीज को आप जीरो कह रहे हो तो ये तो डेफिनेटली जीरो है। पॉइंट समझ में आ गया? अगर ये 0.004 था तो ये तो 0.004 से भी छोटा हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 करेंगे 1 बचेगा। अरे भैया इसका मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इसको भी आप क्या कह दोगे फिर? 0। जब ये 0 हो गया 1 माइनस 0 इज 1, तो ये यहां पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा बस ये बात, और नोट्स बनाते हुए इसको लिख लिएगा, ये अजम्पशन सिर्फ तब वैलिड है अगर ऑरिफिस का एरिया बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा है। सर ये बहुत क्यों कर रहे हैं? बहुत होता है मुझे पता है, ठीक है। तो ये अगर बहुत ज्यादा छोटा है किसके मुकाबले में? इस सर्कुलर एरिया के मुकाबले में, तो आप आंखें बंद करके ये यूज कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा गुड हो गया। ये तो हो गई हमारी डेरिवेशन। अच्छा अब यहां पे इसी चीज को एक और तरह से समझ लेते हैं। देखो मान लो भैया ये पॉइंट आपका है पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका है जहां पॉइंट y है ना, ये जगह जहां पॉइंट y है, इसी को कह लेता हूं इसके y मान लो इस, ठीक है। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट y है। मेरे पास मान लो एक कोई मार्कर है, ये कोई मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर ऐसे पॉइंट a पर है। अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप करने का मतलब ऐसे छोड़ दिया, तो भाई साहब ये कहां आएगा? नीचे आएगा। इस चीज को मैं यहां पे जूम इन करके दिखा रहा हूं। ये पॉइंट a है, इससे h फासले पर, h फासले ही था ना यहां पे, h फासले पे नीचे यहां पे पॉइंट y है, ये A से H फासले पे आपके पास क्या है? पॉइंट Y है। अगर मैं यहां से मार्कर को ड्रॉप कर दूं, मार्कर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है, कुछ भी ड्रॉप कर दूं, और आपको बोला जाए पॉइंट Y पे मुझे मार्कर की वेलोसिटी बताओ, जबकि A पे मैंने बता दिया वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि मैंने कहा मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, ड्रॉप करने का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो भैया मैं थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं। थर्ड इक्वेशन क्या है? 2as इज vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। तो भैया बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो a की जगह पे आ जाएगा कैपिटल G, s की जगह पे क्या आएगा? h आ जाएगा, और vf की जगह पे v आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? सर यहां माइनस और माइनस क्यों नहीं आ रहा? अरे भैया माइनस लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं स्केलर अप्रोच से हल कर रहा हूं अभी, ठीक है। वेक्टर अप्रोच करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी आराम से हो जाएगा। तो जनाब वी स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास? वी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 2gh। भैया मार्कर नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ले ली? पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, ये आ गया। तो यहां से v का वैल्यू क्या आ रहा है? √2gh। क्या आपको ये दोनों चीजें सेम नजर आ रही हैं? हाँ या ना? यही टॉरिस-इलीस थ्योरम है। टॉरिस-इलीस थ्योरम क्या कहते हैं? अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा टैंक है और उसके अंदर आप सरफेस से कुछ फासले पर एक छोटा सा ऑरिफिस निकालते हो, वहां से पानी बाहर आएगा, तो पानी जिस रफ्तार से बाहर आएगा ये वही रफ्तार है। अगर आपने सरफेस के एडजेसेंट कोई पॉइंट लिया होता, वहां से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया होता, तो वो जब वहां पे आता तो उसके पास भी सेम रफ्तार होती। दिस इज टॉरिस-इलीस थ्योरम। पॉइंट समझ में आ गया? इतना ऐसा कॉपी करो, मैं टॉरिस-इलीस थ्योरम की एक्चुअल वर्डिंग लिख देता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने टॉरिस-इलीस थ्योरम की स्टेटमेंट मेंशन कर दी।
कि टॉरिसेलीज थ्योरम स्टेट्स दैट स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये वाली स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड गेन्ड बाय द फ्लूइड व्हाइल फॉलिंग थ्रू द हाइट h अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं यहां से फ्लूइड को पॉइंट A से ड्रॉप करता तो भाई साहब जब तक वो इस पॉइंट पे आता, अगर इसको मैं पॉइंट B कह रहा हूं, तो यहां तक आने पर वो स्पीड कितनी गेन करता, v इक्वल √2gh, जो भी मैंने थर्ड इक्वेशन लगा के निकाली। तो वो कह रहा है भैया ये ही स्पीड ऑफ इफ्लक्स है जो आ रही है। और ध्यान में रखना टॉरिसेलीज थ्योरम के अंदर बाय डिफॉल्ट उसने ये चीज अज्यूम करी है कि A इज वेरी वेरी लेस देन A। सर कौन सा A किससे लेस है? ओरिफिस का एरिया टैंक के सर्कुलर एरिया से बहुत छोटा है, तभी ये थ्योरम वैलिड है। ठीक हो गया, यहां तक पॉइंट समझ में आता है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे एक चीज जरा और देख लो मेरा बेटा, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी, बल्कि उस इक्वेशन को मैं बाद में लिखता हूं, पहले यहां देखो जरा। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये मेरे पास कोई एक पॉइंट A है भाई साहब, और यहां पे इसके बिल्कुल नीचे एक पॉइंट B है। अगर मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो ऑब्जेक्ट भाई साहब नीचे आते हैं, नीचे आते हुए इनकी स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। भैया अगर ये ग्राउंड है मेरे पास, तो भाई साहब A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी यकीनन ज्यादा रही होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। फिर जब ड्रॉप किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। B पे आके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर मैं यहां पे B पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करना चाहूं कि भैया मैंने A पॉइंट से किसी बॉडी को थ्रो कर दिया, थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया। थ्रो करने का मतलब होता है कुछ वेलोसिटी से फेंका, मैंने थ्रो नहीं किया, मैंने ड्रॉप किया। यानी कि ड्रॉप देके मैंने ये बात यहां पे साबित कर दी कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे v का वैल्यू निकालूं तो भैया v का वैल्यू √2gh अभी हमने थर्ड इक्वेशन से निकाला, मैं एक और तरह से निकाल के दिखा रहा हूं, फिर मैंने यहां पे कुछ और चीज करानी है। ठीक है, देखो तो मैं अगर कंजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूं ऊपर से नीचे आते हुए, हमें यह बात पता है कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना कम होगा? mgh। कैसे निकाला? फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो माइनस mgh आएगा, माइनस n शो कर रहा है कमी को। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कितनी? हाफ mv²। तो भैया m से m मर गया, 2 को वहां फेंक देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 2 वहां गया, अंडर रूट ले लिया, यही बन रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मेरे पास यही बात आ रही है। अब समझना बच्चे, जो हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई थी, आपने शायद उसे गौर से नहीं देखा, वो भी तो यही कुछ बता रहा था आपको। अब गौर से देखो दोबारा, जो मैंने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी थी उसमें प्रेशर से प्रेशर एनर्जी वाली टर्म तो कट गई थी, बचा क्या था? ρg यहां तक की हाइट प्लस हाफ रो इस पॉइंट की वेलोसिटी, जिसको मैंने कहा था a डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय v, और ऊपर स्क्वायर था। यहां पे मेरे पास क्या था? ρg h माइनस h प्लस हाफ रो v²। अगर मैं ये अजम्पशन ट्रू मान के चलूं कि ओरिफिस का एरिया बहुत छोटा है और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया बहुत बड़ा है, तो भाई साहब ये वाली पूरी टर्म मेरी जीरो हो जाती है, हाँ या ना? अरे भैया ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसको अगर मैं यहां पे ले आता हूं तो ρg कैपिटल H माइनस ρg h माइनस h इज हाफ रो v²। चेक करो ये क्या हो रहा है। ये कह रहा है भैया ऊपर से नीचे आते हुए जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वही काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है? गेन हुई है। चेक करो, बात नजर आ रही है? ये क्या है? इस पॉइंट पे जो फ्लूइड था उसकी पोटेंशियल एनर्जी ρgh। ये क्या है? यहां पे जब फ्लूइड आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ρg h माइनस h। तो ऊपर से नीचे आते हुए जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है। वही तो क्या बता रहा है? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यहां से आपका एग्जामिनर एक और सवाल पूछता है, और वो एक सवाल कहता है कि भैया यहां पे जो आपका टैंक है, अगर हम इस टैंक के अंदर ना ओरिफिस का डायरेक्शन अपवर्ड कर दें, समझ जाना जरा। ये मान लो आपके पास वही टैंक है, पानी शानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब आपने क्या किया? अब आपके पास यहां से आपने कोई ऐसा ओरिफिस कनेक्ट किया जिसका ऐसे जो नोजल है ना वो अपवर्ड है, यानी कि जो पानी निकलेगा वो ऐसे कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। वो बोलता है भाई ये बताओ ये पानी ऊपर तक कहां तक जाएगा? क्या हाइट होगी इसकी? कितनी हाइट तक जाएगा? ये पंजाब बोर्ड वालों ने इसको लिखा हुआ भी है, जो माजी में क्वेश्चन भी आया है आर्मी मेडिकल कॉलेज में। अच्छे से सुनना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल बकरी सा क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, अच्छे से सोचो, उस पर बाद में आते हैं, ठीक है। यहां पे आ जाओ। पहले भाई मैंने ए से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया,
इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, नीचे आया, मान के चल रहा हूं एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, क्योंकि सही है पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। अब अगर मैं यहां पे इसके बाद 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पे आके वो 10 की 10 किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इसको वापस इसी वेलोसिटी से ऊपर फेंक दूं, या यहां पे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल थी, अगर मैं इसको 10 जूल से वापस ऊपर थ्रो कर दूं, सेम ऑब्जेक्ट है, सब कुछ सेम है, मास भी सेम है, दो तरह से समझ लो, ऊपर से नीचे आते हुए यहां पे इसकी जो रफ्तार थी इसी रफ्तार से मैं थ्रो कर दूं, या नीचे आते हुए इस पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी अगर मैं उससे इसको ऊपर थ्रो कर दूं, आपके ख्याल से कहां तक जाएगा? आप बोलोगे सर वहीं तक जाएगा जहां से आया था, क्योंकि भाई पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई तो यहां आया, वही काइनेटिक वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी तो यहां चला जाएगा। मान के चल रहे एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं तो वो तो कोई वर्क डन कर नहीं सकती, वापस यहीं जाएगा। अब सोचो, अब सोचना जरा मेरे बच्चे, मुझे एक बात बता, यहां से आपके पास फ्लूइड नीचे आ रहा है, जब वो यहां पे आ रहा है तो ऊपर से नीचे आते हुए वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसको मिल रही है? उस फ्लूइड को मिल रही है, उस फ्लूइड के पार्टिकल को मिल रही है जो ओरिफिस से बाहर आ रहे हैं। यही तो पढ़ा अभी बात, यही तो पढ़ी है, जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इसी की वजह से तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, जो ये धमाकेदार स्पीड से बाहर आ रहा है। तो भैया जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये फ्लूइड के पार्टिकल्स को मिली, तो अल्टीमेटली जब वो यहां से ऊपर जाएंगे कहां तक जाएंगे? जो इसका लेवल है वहीं तक जाएंगे, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते। ऊपर जाने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्हें कम खर्च हुई थी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल गई, विच इज द वायोलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी मिली है वही काइनेटिक बना रही है, तो ये वापस ऊपर जाएंगे, काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल में। तो जहन में रखना, अगर ओरिफिस का मुंह आप ऊपर की तरफ खोलोगे तो उनका डायरेक्शन ऊपर करोगे तो कितना ऊपर जाएंगे? लेवल ऑफ द टैंक तक जाएंगे। एक्चुअल में अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो लेवल ऑफ टैंक से थोड़ा नीचे रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो काइनेटिक है वो पोटेंशियल में ट्रांसफॉर्म होने से रह जाएगी, वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन कर देगी। पॉइंट समझ में आ गई? इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है, चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, कुछ मजीद बातचीत करते हैं इसके ऊपर। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने अभी तक की कहानी को लेकर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंशन किया है। कहता है वॉल नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक डेवलप्स अ स्मॉल लीक। एक छोटा सा लीकेज हो गया, एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट, उससे एक पानी की धार सी निकल रही है। टॉप ऑफ वाटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव द लीक पॉइंट। यानी कि बच्चे ये जहां पे आपके पास लीकेज डेवलप हुआ है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे कहीं इस जगह पे लीकेज डेवलप हुआ है, इससे ऊपर पानी कहां पर मौजूद है? 15 मीटर ऊपर तक पानी मौजूद है। ये इसकी वर्डिंग है, देखो क्या कह रहे हैं, टॉप ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव द लीक पॉइंट। यहां पे टॉप पॉइंट मौजूद है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, ये टैंक जो है ना ये खुला हुआ है, ठीक है, ओपन टू एयर है। और यहां कहीं में मेरे बच्चे हमारे पास क्या हुआ है? लीक डेवलप हुआ है, जहां से आपके पास पानी जो है ना वो ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है भैया। अब आपको कहता है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। इसने आपको कहीं नहीं कहा कि आपके पास ये एरिया क्या हिसाब है। तो जब कभी भी आपको कुछ नहीं बताएगा तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ये मान के चलोगे कि ओरिफिस का एरिया बहुत 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 छोटा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक से, और आप आंखें बंद करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे विच इज V इक्वल्स √2GH, जो कि टोरिसेलीज थ्योरम है। सही है भैया, अप्लाई कर दो। यहां से क्या बनता है? V इक्वल √2 मल्टीप्लाई बाय G कितना है? 10, ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। H कितना है अपने पास? 15। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जनाब 15 2 जा 30, 30 10 जा 300, भाई 15 2 जा 30, 30 10 जा 300। 300 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 का रूट 10 हो जाएगा, 3 रूट से बाहर आया 1.732, तो क्या बनता है भाई साहब? 17.32 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आ गया? इस स्पीड से बाहर आ रहा होगा। अब देखो आपको क्या कहता है, होल हैज एन एरिया ऑफ 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कितना पानी बाहर आ रहा है 1 सेकेंड में। ये बात समझ आ रही है क्या पूछ रहा है? ये मेरा बेटा आपसे वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट मांग रहा है। वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट क्या होता है? 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? अब यहां पे एक चीज ख्याल करना, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो
तो अगर आप बोर्ड लेवल के लिए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपने अपने आंसर हमेशा एसआई यूनिट्स में देने। लेकिन अगर आप एमसीक्यू का कोई पैटर्न सॉल्व कर रहे हो, ई कैट का, एमडी कैट का, या बोर्ड लेवल में सेक्शन ए का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो भैया आप देख लेना कि आपको जो ऑप्शन दिए हुए, वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट आपको किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया हुआ है या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में दिया हुआ है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है गालिबन, वहां से मैंने उठाया ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अब इसके अंदर आंसर उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो इससे परेशान नहीं होना, तरीका मैंने बता दिया ना, बस वो फॉलो कर लेना। करना क्या है, होल का एरिया दे दिया, हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड। हमें पता है वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट जो होता है ये बराबर होता है ए इंटू वी के। कई दफा मैंने इसका डेरिवेशन सिखाया है। ए से क्या मुराद है, एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है ऑरिफिस का, 0.06, और वेलोसिटी कितनी है, 17.32। अब यहां पे एक बेवकूफी जो आपने नहीं करनी वो जहन में रख लेना। देखो भैया, यहां अभी आपने ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड में और ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। या तो इसको भी मीटर स्क्वायर कर लो या इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लो, जो अच्छा लगता है कर लो। मैं स्टैंडर्ड यूनिट में आपको निकाल के दिखा रहा हूं। तो भैया स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, हमें ये बात पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। समझ आती है बात की। तो भैया मीटर स्क्वायर से यहां जाने के लिए 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से यहां आने के लिए 10 पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बनेगा, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 17.32। जो भी आपका आंसर आएगा ये मीटर क्यूब में आपका आंसर होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही कह रहे हैं ना, 1 सेकंड में कितना जाता है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड आपका यहां से आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन मेंशन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। आपने वीडियो को पॉज करना है और सवाल को अटेम्प्ट करना है। आपको समझ में आएगा अभी कि क्यों जो है ना वो पूरी कहानी सही से ढंग से पढ़ना ज़रूरी होता है। और अच्छा है कि आप 11-12 पढ़ते हुए ही ये सब पढ़ लो, ताकि बाद में अलग से ई कैट एमडी कैट में फिर से मेहनत ना करनी पड़े। देखो क्या कहता है, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने एक बार इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। कहता है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, हम भी यही मानते हुए चल रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल टैंक है दैट इज फिल्ड विद वाटर टू अ लेवल ऑफ 4 मीटर। ठीक है, आपके पास ऐसे कोई सिलेंड्रिकल टैंक है और इसके अंदर क्या हुआ है भाई लोग, पानी भरा हुआ है। और पानी कहां तक भरा हुआ है, आपको कहते हैं 4 मीटर तक आपने पानी इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, आ गया भाई साहब पानी, चलो गुड हो गया। अ होल इज ओपन एट अ हाइट ऑफ, आपने एक सुराख ओपन किया कहां पे, एट अ हाइट ऑफ 220 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। 220 सेंटीमीटर, ये मीटर में था, जहन में रखना। 220 सेंटीमीटर मतलब मान लो आपने यहां कहीं पे एक कोई होल ओपन कर दिया और यहां से यहां तक की आपको जो डिस्टेंस दे दिया वो कितना दे दिया, 2.2 मीटर। सर ये कैसे आया भाई, 220 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100 किया तो 2.2 मीटर हो गया। और मुझे ये वाला डिस्टेंस जो है ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कैसे भैया, 4 में से ये 2.2 निकाल देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। 4 - 2.2 कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 1.8 मीटर। तो भैया जहां से ओरिफिस खुला है, जो होल खुला है, वहां से टॉप ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का डिस्टेंस कितना है, 1.8 मीटर। 4 में से 2.2 को मैंने माइनस कर दिया। आगे कहता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ होल टू दैट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 0.3। ये है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात। कहता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ होल, होल का एरिया, ओरिफिस का एरिया मैं स्मॉल ए मान के चल रहा हूं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर या टैंक कैपिटल एरिया है, ये क्या कह रहा है, दिस इज 0.3। अब समझना, ये जो है ये 0.3 है इसके मुकाबले में, मतलब 0.3 का मतलब होता है मेरे बच्चे 3 डिवाइडेड बाय 10। समझिएगा, अगर ये एरिया 10 मीटर स्क्वायर है तो ये कितना है, 3 मीटर स्क्वायर। अगर ये 100 मीटर स्क्वायर है तो ये कितना है, 30 मीटर स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर ये 10 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 1.5 है। यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते, कि ऑरिफिस का एरिया बहुत 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 छोटा है सिलेंडर के एरिया के मुकाबले में। जब आप ये नहीं कह सकते तो आपकी वो असम्पशन ही फेल हो गई, जिसकी मदद से आपने आंसर निकाला था V = √2GH वाला। अब आपको एक्चुअल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने आपको ड्राइव कराया था यहां पे। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस स्क्वायर ऑफ द स्पीड विद विच द वाटर इज कमिंग आउट। तो भैया हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, V² इज 2GH अपॉन में क्या था, 1 - A² अपॉन A²।
इसका भी स्टेप आपको पता है ना कैसे आया था। पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई थी, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया था, यहां और यहां का पॉइंट लेके सिंप्लीफाई कर लिया था। बस यही करना है इस सवाल में। अब क्या करोगे भाई, वैल्यू पुट कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय जी कितना है 10, सही है। एच कितना दिया हुआ भैया, एच कौन सा डिस्टेंस होता है ये भी ध्यान में रख लेना। सर एच हाइट होता है, आपने कहा था हाइट हमेशा नीचे से लेते हैं। अरे भैया आधी बातें क्यों पकड़ते हो, पूरी बात जहन में रखा करो। मैंने जरूर कहा था कि हाइट रेफरेंस से लेते हैं, लेकिन किस केस में कहा, पोटेंशियल एनर्जी में। अभी क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं। मैंने ड्राइव करते हुए भी बताया था ये वाला एच कहां से डिस्टेंस है, फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। देखो बच्चे, इसलिए बार बार कहता हूं जब लेक्चर देख रहे हो नोट्स पूरे बनाओ, पूरी ईमानदारी दयानतदारी और अपने दिमाग के सारे ढक्कन खोल के बनाओ, सब वही मिलेगा। तो ऊपर से नीचे का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1.8 दिया हुआ है भाई साहब, ये तो ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, ये जो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसको मैं ऐसे ए अपॉन ए लिख सकता हूं और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन कर दिया। तो भैया ए अपॉन ए तो मुझे गिवन है, यही तो गिवन है, क्या पढ़ो जरा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ होल टू दैट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, यही तो गिवन है भैया 0.3 आ गया ये। तो इसको मैंने कर दिया 0.3 का स्क्वायर, तो क्या बनता है 3 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, क्या बना भाई साहब 0.09। तो क्या आ गया ये 0.09, सेट हो गया। 10 को अगर मैं 1.8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है 36, 18 टू द 36। 1 माइनस 0.09 क्या बचता है, ये 0.91 बचता है मेरे ख्याल से। तो अगर 0.09 निकालते हैं, इस 0.91 को मैं तकरीबन 0.9 लिख सकता हूं, हाँ है ना, राउंड ऑफ कर लिया 0.91 और 0.9, ठीक है। तो इसको मैं कह दूंगा 36 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 10, ये 10 ऊपर आ जाएगा, समझ आ रही है बात की। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में क्या आ गया 9 आ गया। तो 9 1 जा 9 4 जा, तो जनाब क्या आंसर आ रहा है 40। और क्या निकाला है, वी स्क्वायर निकाला है, तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर वी स्क्वायर क्यों निकाला, वी क्यों नहीं निकाला, अरे भैया सवाल में क्या था, स्क्वायर ऑफ द स्पीड निकालना है, स्पीड नहीं निकालना। अब आप देखो, अगर आप टॉरी सीरीज थ्योरम लगाते डायरेक्टली तो आपके पास क्या होता, आप बोलते भैया वी स्क्वायर बराबर है 2gh के, और 2 आया g आया h 1.8 लेते तो भैया देखना क्या आंसर आता, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाता ना, ये 1.8 के अंदर डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके, क्या आंसर आता 36। आप मार्क करके आते 36, जबकि जो उस साल एक्चुअल आंसर था, आंसर की के अंदर भी क्या था 40। पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पॉइंट समझ में आ गया, चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आगे चलते हैं और कुछ और बातचीत करते हैं। देखो भैया, हमने अभी जो कहानी पढ़ी वो हमने ये पढ़ा कि जैसे ही इसके अंदर मैं एक स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड करूंगा या एक छोटा सा ओरिफिस दूंगा, तो यहां से ये पानी जो है कुछ वेलोसिटी से मूव करता हुआ आएगा, जिसको हमने पढ़ लिया और v की इक्वेशन ड्राइव कर ली, √2gh अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, इसको हम कहते हैं मेरा बेटा रेंज। रेंज क्या होता है, ये पानी जब ऐसे उड़ता हुआ आएगा आगे जमीन को स्ट्राइक करेगा तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, जहां से निकला था और जहां पे आके स्ट्राइक किया, जितना एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेगा, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ वाटर जेट। ये कैसे निकालते हैं, आपको यहां से कुछ कुछ ये एहसास हो रहा है, देखो समझो, ये ओरिफिस है, ओरिफिस से जब पानी बाहर आया आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मोशन इन 2 डायमेंशन कर रहा है। क्यों सर, देखो भैया ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी थी, इसके पास स्टार्ट में सारी की सारी वेलोसिटी कहां पे है, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जैसे ये बाहर आया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करा, तो एक्स वाली वेलोसिटी तो थी इसके पास, वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, जैसे प्रोजेक्टाइल में होता है, और वाई वाली वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टार्ट में वाई वाली वेलोसिटी 0 थी, स्टार्ट में वाई वाली वेलोसिटी 0 क्यों थी, क्योंकि आपके पास ये जो वाटर जेट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो स्टार्ट में वाई वाली वेलोसिटी 0 है, फिर जैसे ही ये बाहर आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, वाई वाली वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है, ये 2 डायमेंशन में मोशन करता हुआ नीचे आता है और फाइनली आके किसी एक पॉइंट पे जमीन को स्ट्राइक करता है। नजर आ रहा है। अब मुझे ये मालूम करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ये मालूम करने के लिए मैं अपने प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पे, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जब मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूं तो मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे ये बात तो पता है, जब ये यहां से बाहर आएगा
इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है मेरे पास, √2gh। कीपिंग इन माइंड कि a बहुत बहुत छोटा है किसके मुकाबले में, कैपिटल A के मुकाबले में, ये वेलोसिटी है। अगर मुझे ये टाइम पता चल जाए तो मैं काम हो जाएगा मेरा, v को t से मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस आ जाएगा s = v × t। तो मुझे ये टाइम चाहिए। टाइम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, गौर से देखना, मैं इस पॉइंट को कह रहा हूं A पॉइंट, इसे कह रहा हूं B पॉइंट, ठीक है। A से B पे आ रहा है, मैं यहां पे अपनी सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, s = VIT + ½ AT²। और इस इक्वेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूं अलोंग y एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये प्रॉपर्टी थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लगती है और एक डायमेंशन पे लगती है, तो ये 2D पे लगता आ रहा है। मैं सिर्फ y के अलोंग की बात कर रहा हूं। जब मैं y के अलोंग बात कर रहा हूं तो A से, यहां से सुनना, यहां से आपके फ्लूइड के पार्टिकल ने यहां आते हुए y के अलोंग कितना फासला कवर किया, ये वाला कवर किया होगा। अरे भैया जब वहां से यहां आया तो ये y के अलोंग किया, ये x के अलोंग किया, तो मैं टाइम कहीं से भी निकाल लूंगा, टाइम तो एक ही बराबर होगा ना भाई साहब। टाइम तो किसी एक्सिस का मोहताज होता नहीं है। ये सब चीज प्रोजेक्टाइल में हम ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं, ठीक है। तो वैसे भी ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास, h - h विल बी इक्वल टू v0y × t + ½ ay × t का स्क्वायर। ये वाला फैक्टर क्या हो गया, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग है, y वाला कंपोनेंट 0 है। ये आ जाएगा मेरे पास h - h विल बी इक्वल टू ½ g_t²। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मुझे यहां से t का वैल्यू चाहिए तो t² विल बी इक्वल टू 2 × h - h अपॉन में क्या आएगा, g, स्क्वायर से रूट मर गया, यह आता है मेरे पास √2h - h × g। पॉइंट समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे क्या चाहिए भाई साहब, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। मैं फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन अब की बार मैं एक्स एक्सिस पे कर रहा हूं। और से देखना, s = VIT + ½ AT²। सर अभी तो आपने कहा था कि आपको अगर ये टाइम मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, टाइम को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, s = v × t। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो आपने सुना, बिल्कुल वही कर रहे हैं। अब ये किस पे लगा रहा हूं, x पे। जब आपका फ्लूइड पार्टिकल यहां से यहां पे आया, x के अलोंग ये डिस्टेंस कवर किया, x विल बी इक्वल टू v0x × t + ½ ax × t²। ax वाला फैक्टर क्या होता है, 0। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये बात मान के चलते हैं एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो x के अलोंग कोई अनबैलेंस फोर्स इस फ्लूइड पार्टिकल पे एक्ट नहीं कर रही, तो ये x के अलोंग एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करता हुआ आएगा। तो यही बन गई आपके पास जो मैं कह रहा था, s = v × t। तो भैया फिजिक्स तो कॉन्सेप्चुअल गेम है, जहां से मर्जी पकड़ लो। तो आपके पास x का वैल्यू चाहिए, भाई साहब x विल बी इक्वल टू v0x, जिससे ये बाहर आ रहा है वो कितना है, √2gh, और जो टाइम है भाई साहब वो कितना है, ये रहा 2 ब्रैकेट में आ गया h - h अपॉन में क्या आ गया भाई साहब, g आ गया। सही है। अगर मैं इनका एलसीएम कॉमन करता हूं, एलसीएम बोल रहा हूं, एक्सट्रीमली सॉरी, √ कॉमन करता हूं तो ये बनता है 2gh, और यहां पे आ जाएगा 2h - h अपॉन में क्या आ रहा है भाई साहब, g आ रहा है। जो मर रहा है मार दो, g से g मर गया, 2 और 2 स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्या बनता है मेरे पास, 4h × h - h, यही बनता है भैया। ये हमारे पास रेंज की इक्वेशन है, जहन में रख लेना ये फॉर्मूला, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ और इससे एक सवाल आया हुआ माजी में। अब जरा यहां पे ना मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, इसी को एक और तरह से देखने का तरीका। ये h क्या है, क्या मैं कह सकता हूं h से मुराद है ऊपर से लेकर ऑरिफिस तक का डिस्टेंस, बोलो हाँ या ना। ऊपर से लेकर ऑरिफिस तक का डिस्टेंस, कहां से लेकर भैया, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से लेकर ऑरिफिस तक का डिस्टेंस, स्मॉल h। और h - h क्या है, नीचे ग्राउंड से लेकर ऑरिफिस तक का डिस्टेंस, बोल भाई हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखेगा। रेंज क्या है, √4 मल्टीप्लाई है ऊपर से ऑरिफिस तक का फासला, नीचे से ऑरिफिस तक का फासला। सर ये बात आप क्यों बता रहे, अभी समझ में आएगा। बोलो भैया इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात समझ आती है, समझ आती है। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के देखो जरा, अभी मैंने यहां से पिक किया तो मान लो वो यहां पे आके गिर रहा है। अगर मैं कहीं ऊपर से पिक करता तो कहीं और जाके गिरता, हो सकता है करीब गिरता, कहीं दूर गिरता, मुझे नहीं पता। यहां से गिरता तो हो सकता है यहां गिरता। लेकिन यह बात तय है, जो भी आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, गौर से देखना, जो आपने ई फ्लक्स वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ी है उसमें यह बात नजर आ रही है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। और ये h क्या है, ये h क्या है, फ्री सरफेस से लेकर, h क्या है, फ्री सरफेस से लेकर ऑरिफिस तक का फासला, यही है ना, यही है ना। ये ऑरिफिस है, ये स्मॉल h क्या है, फ्री सरफेस से ऑरिफिस तक का डिस्टेंस। यानी कि
आपका जो फ्लूइड है वो कितनी तेजी से बाहर आएगा, वो कितनी तेजी से बाहर आएगा, ये चीज डिपेंड करती है कि आपका जो ओरिफिस है वो सरफेस से कितना नीचे है। जितना सरफेस से नीचे है उतनी तेजी से बाहर आएगा। बोल भाई हाँ या ना, पॉइंट समझ में आया? जितनी तेजी से बाहर आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका ओरिफिस सरफेस से कितना नीचे है। समझ आई? कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H। H क्या है? ओरिफिस का फासला सरफेस से। तो आपका ओरिफिस सरफेस से जितना नीचे होगा उतना तेजी से बाहर आएगा। यानी कि सबसे तेजी से फ्लूइड कब बाहर आएगा? जब बिल्कुल बॉटम पे होगा, जो भी हमने एक पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। गुड हो गया। अब यहां पे देखो, आपका ये जो भी हमने पढ़ा फॉर्मूला x इक्वल वी नॉट एक्स इंटू टी, आपकी जो रेंज है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। गौर से देखो, रेंज क्या है? वो जो फ्लूइड बाहर आएगा वो जाके जमीन को स्ट्राइक करेगा, एक्स पे कितना फासला कवर करेगा। रेंज डिपेंड कर रही है दो चीजों पे, एक कितना तेजी से बाहर आएगा, दूसरा टाइम। अब और से देखो जरा, समझना यहां पे मसले मसाइल क्या है। जब आप ओरिफिस को ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन टाइम कम होता जा रहा है। देखना, फील करना कॉन्सेप्ट को। देखो भैया, ओरिफिस को मैं जितना नीचे कर दूंगा ये वर्टिकल डिस्टेंस उतना छोटा रह जाएगा, तो टाइम ऑफ लाइट उतना कम हो जाएगा। देखो टाइम ऑफ लाइट क्या था? टाइम ऑफ लाइट इस पे डिपेंडेंट है। देखो टाइम ऑफ लाइट किस पे डिपेंडेंट है? अंडर रूट H माइनस H पे डिपेंडेंट है। और ये क्या है? नीचे से ओरिफिस तक का फासला। बोल भाई समझ आया? जरा ना कॉन्सेप्ट को फील करना जो मैं अभी बात समझाने वाला हूं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट H के, कि भैया ऊपर से ओरिफिस कितना नीचे है, जितना ज्यादा नीचे होगा V उतना ज्यादा होगा। अब होना तो ये चाहिए, अगर V ज्यादा है तो आप डायरेक्ट कह दो कि रेंज मैक्सिमम तब होगी जब V मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब यहां बॉटम पे V मैक्सिमम है तो यहां पे रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों? रेंज आपकी डिपेंड करती है दो चीजों पे, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स एंड टाइम ऑफ लाइट पे। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जब आप नीचे आते जाओगे तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन टाइम ऑफ लाइट कम होता जा रहा है ना। देखो टाइम ऑफ लाइट H माइनस H पे डिपेंडेंट है, और ये क्या है? नीचे से ओरिफिस तक का फासला। टाइम ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगा? जब बिल्कुल ऊपर से आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आपको यह चीज मालूम करनी है कि रेंज कहां पे मैक्सिमम है। अब इसके अंदर एक तरीका तो यह है कि इसको हम डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h, क्योंकि स्मॉल h ही एक वेरिएबल है यहां पे, और उसको जीरो से इक्वेट करें, जो लोकल मैक्सिमा निकालने का तरीका होता है। आपका भाई डेरिवेटिव से नहीं करा रहा, बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। आप इसको नोट कर लेना और गौर से फील करना कि हो क्या रहा है। चलो इतना हिस्सा कॉपी करो, अभी चलते हैं आगे। अब देखो मेरे बच्चे, जरा मसले को ना फील करो। मसला क्या है? आपने बताना है कि रेंज मैक्सिमम कहां पे होगी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेंज दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक वेलोसिटी पर, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बिल्कुल बॉटम पे जाके जब ऊपर से डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। दूसरा टाइम पे, टाइम मैक्सिमम होता है जब आपके पास H माइनस H मैक्सिमम है और वो सबसे ऊपर मैक्सिमम है। अब ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको करने का एक तरीका तो ये है कि भैया ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ना, जो हमारे मैथ्स वाले भाई लोग हैं वो ऐसे ही करेंगे। इसको भाई डेरिवेट करेंगे आप H की रिस्पेक्ट से और इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, आपको इसका लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको एक और तरह करेंगे। हम किस तरह करेंगे? गौर से देखो, गौर से देखना। क्या ये बात नजर आ रही है कि ये ओरिफिस का फासला है ऊपर से, ये ओरिफिस का डिस्टेंस है नीचे से। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि भैया ये मान लो मेरे पास टोटल फ्लूइड की हाइट है, यहां कहीं पे मेरा ओरिफिस है, तो भैया ये स्मॉल h है और ये मेरे पास है कैपिटल H माइनस H। यानी कि अगर ये समझना, अगर ये मेरे पास बच्चे 10 मीटर है और मिसाल के तौर पे ये मेरे पास 1 मीटर है, तो ये लाजमी क्या होगा? 9 मीटर। तो अब देखो हो क्या रहा है, ये प्रोडक्ट है आपके पास टोटल हाइट का। चेक करो, ये प्रोडक्ट किसका है? टोटल हाइट का। अरे भैया इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल हाइट मिलेगी। तो जो टोटल हाइट है ना बच्चे, इसके ही दो कंपोनेंट्स बने हुए और इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग मैक्सिमा निकालना चाह रहे हैं। ऐसा ऐसा समझो, अभी सब समझ में आएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। देखो समझो, ये जो पहले तो ये समझ लो मैं चाह क्या रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं। मैं मैक्सिमम रेंज निकालना चाह रहा हूं। मैक्सिमम रेंज का मतलब यहां पे किस पॉइंट पे ओरिफिस बनाया जाए, छोटा सा होल बनाया जाए जहां से ये मैक्सिमम दूर जाके गिर सके। ये है मेरी चाहत। तो यहां और यहां पे क्यों नहीं हो सकता, हमें समझ में आ गई। यहां कहीं पे मुझे बनाना है। अब एक तरीका यह है, इसको मैं डेरिवेट करूं और जीरो से इक्वेट कर दूं, फटाक से आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डेरिवेटिव आपको नहीं आते तो मैं आपको
ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं आसान सा, ये हम आगे कूलम लॉ में भी यूज करेंगे। ठीक है, देखो मैंने कहा भाई इसको गौर से देखो, ये क्या है, ओरिफिस का फासला ऊपर से, ओरिफिस का फासला नीचे से, यानी कि ये दोनों मिला के टोटल हाइट के बराबर है, यानी कि मेरी टोटल हाइट ही 2 हिस्सों में टूटी हुई है। ठीक है, एक हिस्सा ऊपर 9 हिस्से नीचे, 2 हिस्से ऊपर 8 हिस्से नीचे, 3 हिस्सा ऊपर तो 7 हिस्से नीचे, 4 6 जैसे मर्जी। अब देखो समझना, मैं इस 10 के कैसे कैसे मल्टीपल कर सकता हूं। देखो 1:9 जोड़ने में ये बन रहा है, ऐसे ही है ना भाई, h इंटू एच माइनस एच है। 1:9 का आंसर क्या होता है 9। चलो और देखो और क्या पॉसिबिलिटी है, 2:8। मैंने मान लिया कैपिटल H का वैल्यू 10 है तो मैं तोड़ तोड़ के देख रहा हूं। ठीक है, 2 8 क्या होता है 16। अच्छा मैंने मान लिया 3 × 7, ये क्या होता है भाई 21। अच्छा मैंने मान लिया 4 × 5, ये क्या होता है भाई 20। अच्छा मैंने कह दिया भाई 5 × 5, ये क्या होता है 25। और से देखना जरा, मैक्सिमम आंसर आपको कब मिला है, मैक्सिमम आंसर तब मिला है जब दोनों टुकड़े आपके एक बराबर हो गए। कॉन्सेप्ट को फील करके देखो, मैक्सिमम आंसर आपको कब मिला, जब दोनों टुकड़े आपके एक बराबर हो गए। देखो फिर समझ लेते हैं, देखो मान लो मेरे पास टोटल है 20, टोटल हाइट कितनी है 20 हाइट है। जब मैं ओरिफिस को तोड़ूंगा तो ओरिफिस का ऊपर से कुछ फासला होगा, नीचे से कुछ फासला होगा, वो फासला जोड़ के तो 20 बनेगा। तो जरा देखते हैं, 1 × 20 क्या होता है 20 होता है, सही। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या आएगा 18, भैया 18 को 2 में जोड़ूंगा तो 20 होगा। 18 2 क्या होता है 36। 3 से करके देखो, 3 × क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, सॉरी ये होगा 1 × 19 होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 19 में एक ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। ठीक है, तो ये 19 1 भी क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर 2 18 हो जाएगा 36, 3 17 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर देखो 4 × 16, ये क्या हो जाएगा 64, सही है। फिर 5 × 15, ये क्या हो जाएगा 75। अच्छा अब देखो जरा 6 × 14, 14 5 होता है 70 और ये क्या हो जाएगा 84। अब देखो 7 × 13, ये क्या हो जाएगा आपके पास 65 75 85 91। ठीक है 91 हो जाएगा ये। 8 × 12 क्या हो जाएगा 96। 9 × 11 क्या हो जाएगा ये 99। और फाइनली 10 × 10 क्या हो जाएगा 100। आप देख के बताओ किस केस में मल्टीपल में सबसे बड़ा आंसर आया, इसमें आया जिसमें दोनों पार्ट्स आपके क्या थे एक बराबर। देखो भैया फिर सुन लो फिर समझ लो, देखो बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट तो यहां मुकम्मल हो चुका है। बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ रहे अभी, अब हम पढ़ रहे हैं अपने ECAT MTCAT लेवल के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए। तो वो बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने किसी हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इतने ही कॉन्सेप्ट से आएगा पेपर। लेकिन जो आगे कोई पोजीशन के लिए एम कर रहा है या ढंग से पढ़ना चाह रहा है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है लेक्चर को। ठीक है, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारी चाहत क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है। ख्वाहिश ये है हमें बताना है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। अभी रेंज डिपेंड कर रही है इस प्रोडक्ट पे, H इंटू कैपिटल H माइनस H पे। ठीक है, अब दिक्कत ये है दोनों पे डिपेंड कर रही है एक साथ, और ये दोनों उल्टी बात कर रहे हैं। एक ओरिफिस का ऊपर से डिस्टेंस है, एक ओरिफिस का नीचे से डिस्टेंस है। एक बढ़ाते हैं तो दूसरा बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, ये बढ़ाएंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो हम ये काम कर रहे हैं। एक तरीका था इस फंक्शन को स्मॉल h से डिफरेंशिएट किया जाए और 0 से इक्वेट कर दिया जाए, ये तरीका होता है लोकल मैक्सिमा निकालने का, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का भी यहां से होता तरीका। ठीक है, हम वो नहीं कर रहे। हमने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप ये इस फंक्शन को गौर से देखो, ये एक ही फंक्शन के 2 हिस्से हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन सा, टोटल हाइट, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा कि ऐड करके टोटल हाइट मिले और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखो आंसर मैक्सिमम कब आ रहा है। देखो अगर मान लो 10 टोटल हाइट थी मेरी, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ता हूं, 1 और 9 एक हिस्सा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे ये बन रहा है। 2 और 8 एक, 3 और 7 एक, 4 और 5 एक, 5 5। अब आगे भी जाओगे तो उल्टा होना शुरू हो जाएगा ना, आगे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 6, वो 4 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। ओहो ये होगा 4 × 6, सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 4 हो जाएगा। तो बच्चे ये 4 × 5 नहीं होना था, 4 × 6। भाई जोड़ने पे 9 + 1 10 10 10 10 10। आगे जाओगे तो 6 × 4 7 × 3 8 × 2 9:1। समझ आ गई बात की। ठीक है, यहां पे भी देखो जोड़ने पे देखो, अब ये मैंने नई मिसाल ली थी 20 वाली, 3 17 4 16 15 5 6 14 7 13 8 12 9 11 10 10। आगे जाएंगे तो फिर 11 सुनो। तो आपने ये देखना है इस मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन में मैक्सिमम आंसर कब आ रहा है आपका। देखो मैक्सिमम आंसर कब आ रहा है, जब ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं x विल बी मैक्सिमम, गौर से सुनना, x विल बी मैक्सिमम जब h और कैपिटल H माइनस H का जो फंक्शन है ये आपस में क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा,
जब ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर होने का मतलब क्या है, इस वाले को यहां भेजो जरा, ये हो जाएगा 2h, यानी कि h विल बी इक्वल टू h बाय 2। पॉइंट समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। h विल बी इक्वल टू h बाय 2, यानी कि अगर आप ऑरिफिस ऐसी जगह पे लेते हो जिसका फासला यहां से h बाय 2 है, यहां से यहां तक h बाय 2 है, तो ये भी कितना होगा h बाय 2। तो यहां से आपके पास जो फ्लूइड जाएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ऊपर वाला फ्लूइड पीछे आ जाएगा, नीचे वाला फ्लूइड भी पीछे आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, बोल भैया हाँ या ना। समझ आ गई बात की। तो मैक्सिमम रेंज कब कवर करेगा, जब ऑरिफिस ऊपर से h बाय 2 और नीचे से h बाय 2 के ऊपर होगा। कॉन्सेप्ट का फील आ गया, समझ आ गई। आप में से जो लोग मैथ्स वाले हैं वो लाजमी करके देखना ये चीज। इस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h। स्मॉल h से क्यों कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यही तो है जो मेन मसला है आपका। और जीरो से इक्वेट करना, सेम आंसर आएगा। मैं ये चीज आपको नोट्स में करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और यहीं पे क्लियर कर लो, आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है वो होगी कितनी, वो भी यहां से निकाल के देख लो। x इक्वल अंडर रूट 4, h की जगह क्या आ गया h बाई 2 और h माइनस h बाई 2। तो भैया h में से h बाई 2 निकालेंगे, यहां भी क्या बच जाएगा, h बाई 2 बच जाएगा, और क्या होगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, h बाई 2 का स्क्वायर हो गया, 2 बार आ गया, ठीक है, बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू h बाई 2 हो जाएगा। अरे भैया h बाई 2 का स्क्वायर था, ये बाहर आ गया, 4 बाहर आया तो 2 हो गया, 2 से 2 मर गया, h आ रहा है। यानी कि जो मैक्सिमम रेंज है, जितना पानी भरा हुआ है ग्राउंड से उतनी दूर तक मैक्सिमम जाके गिर सकता है, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, h बाई 2 के बराबर ये डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं बच्चे। जल्दी से अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आर्मी मेडिकल कॉलेज 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, टैंक इज फिल्ड टू अ हाइट h, रेंज ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ अ होल विच इज एट डेप्थ h बाई 4 फ्रॉम द सरफेस इज। तो कर सकते हो, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी चीज अब बची है करने के लिए। हमें हमारी रेंज का फॉर्मूला पता है, x इक्वल अंडर रूट 4 इंटू h माइनस h। ये क्या है भाई, सरफेस से ऑरिफिस तक का फासला। ये क्या है, बॉटम से ऑरिफिस तक का फासला। तो देखो भैया, आपको कहता है जो होल है यानी कि जो ऑरिफिस है, दिस इज एट डेप्थ h बाई 4 फ्रॉम द सरफेस। यानी कि अगर ये टैंक है, ये यहां से क्या फासला दिया हुआ है आपको, h बटा 4 दिया हुआ है, और ये टोटल क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है। कह रहे हैं ना ऐसा, टैंक इज फिल्ड टू अ हाइट h। ये कितना हो जाएगा भाई, इस h में से ये h बाई 4 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 3h बाई 4। अरे भैया h माइनस h बाई 4, 4h बाई 4, 4h माइनस h, 3h बाई 4 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो उठा के, 4 एज इट इज। ऊपर से ऑरिफिस तक का फासला कितना है, h बाई 4, और ये कितना है भैया, 3h बाई 4। जो मर रहा है मार दो, 4 से 4 मर गया, सही है। क्या बचता है ये, अंडर रूट 3h स्क्वायर बटे में आ गया 4, ये हो जाएगा भाई अंडर रूट 3, h रूट से बाहर आ गया और 4 भी रूट से बाहर आ गया तो 2 हो गया। अंडर रूट 3 अपॉन 2h, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ गई बात की, कॉपी कर लो। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन मेंशन किया है जो कि हमारा आज की क्लास का आखिरी लेक्चर रहेगा। देखो और से कहता क्या है, एट व्हाट वेलोसिटी डज वाटर इमर्ज फ्रॉम एन ओरिफिस इन अ टैंक in which gauge pressure is 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square before the flow of water starts। NUS 2017 का क्वेश्चन, टेक डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो भैया, जब मैं आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा रहा था ना, मैंने आपको एक बात बताई थी, पता नहीं आपने वो बात अच्छे से नोट की थी या नहीं की थी। हमने ये बात की थी कि जो हमारा बर्नौली का इक्वेशन है, इसके अंदर अगर मैं ये दो एंड डिफाइन कर दूं कि भैया ये हमारे दो एंड हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एक पाइप है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड मौजूद है, और मैंने क्या किया, इस फ्लूइड के अंदर ये जो एंड है, इस एंड के ऊपर मैंने ऐसे एंड कैप लगा दिए। एंड कैप लगाने से मुराद क्या है कि जो मेरा फ्लूइड है वो इसके अंदर ट्रैप हुआ हुआ है। फ्लूइड क्या है, इसके अंदर ट्रैप हुआ हुआ है, ठीक है। अब और से देखना, यहां पे मैं एक पॉइंट ए मान लेता हूं, यहां पे मैं कोई एक पॉइंट बी मान लेता हूं। अगर मैं ए और बी पॉइंट की बात करता हूं और इसके ऊपर मैं अपना बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं, ए और बी पॉइंट है, दोनों ही जाहिर है यहां कहीं पे मेरा ग्राउंड है, दोनों ही ग्राउंड से तो ऊपर है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करने से मुझे ये पता चलता है, प्रेशर एट ए पॉइंट प्लस रो जी एच ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट प्लस रो जी एच बी। दोनों तरफ से हाफ रो वी स्क्वायर का फैक्टर खत्म हो गया, क्योंकि फ्लूइड ट्रैप हुआ हुआ है, फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा।
तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो भाई साहब ये यहां आएगा, ये वहां चला जाएगा। ये मैंने बर्नौली इक्वेशन के लास्ट पार्ट में भी किया था, लेक्चर नंबर 6 में। तो भाई साहब PA माइनस PB विल बी इक्वल टू रो GHB माइनस रो GHA, यही बन जाएगा आपके पास। इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस यही बनेगा आपके पास, रो GHB माइनस रो GHA, यानी कि रो GHB माइनस HA क्या चीज, जरा गौर से देखना। क्या मैं कह सकता हूं HB माइनस HA, ये है भाई, ये है H। भैया यहां से यहां तक का फासला HB, ये फासला HA, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा H। यानी कि एक पॉइंट अगर ऊपर है, एक पॉइंट अगर नीचे है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी रो GH। समझ आई ये बात? यानी अगर आप ए पॉइंट पे प्रेशर डिफाइन करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं ए पॉइंट का प्रेशर ये होगा, देखना गौर से। बी पॉइंट पे जो भी प्रेशर है, बी पॉइंट पे जो भी प्रेशर है नीचे आएगा अगर ये h डिस्टेंस, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी PB प्लस रो GH। बोलो ये बात समझ आ रही है यहां से? इसी चीज को हमने ऐसे भी पढ़ा था कि अगर ये हमारा कंटेनर है, इसमें यहां का प्रेशर P0 है, यहां से आप h डिस्टेंस नीचे आते हो इस जगह पे, इधर इधर इधर, तो इधर का प्रेशर क्या होगा P0 प्लस रो GH, वेयर h इज द डिस्टेंस जितना आप नीचे आए हो। सही है, एक्सेस प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलो अब इतने हिस्से को ध्यान में रखते हुए सवाल को वापस देखो एक बार, और हम कॉन्सेप्ट को फील करते चलते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा देखो भैया क्या कहता है, आपको कहता है आपके पास एक कोई इस तरह का वाटर टैंक है। ठीक है, एक कोई वाटर टैंक है, इसमें यकीनन हमारे पास क्या है भाई साहब, ऐसे पानी भी भरा हुआ होगा, तभी तो वाटर टैंक है। ठीक है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर ऐसे मजे से, और यहां कहीं पे आपके पास ओरिफिस है, ये जगह जहां पे आपके पास ओरिफिस है, लेकिन अभी ओरिफिस खुला हुआ नहीं है, अभी ओरिफिस खुला हुआ नहीं है, ओरिफिस बंद है। लेकिन बंद कैसे? आपने इसके अंदर प्रेशर गेज घुसाया हुआ है। प्रेशर गेज क्या होता है देखो समझ लो, अगर आप कभी बाइक गाड़ी को चला रहे हो ना और उसके अंदर कील लग जाए, तो एक बड़ा मशहूर कह लो कि ट्रिक है या वो टोटका है, आपा जुबैदा का टोटका है कि आपने कील उसमें से निकालनी नहीं है। अगर आप कील निकाल दोगे तो दिक्कत क्या होगी, हवा निकल जाएगी वहां से सारी। तो अभी जब प्रेशर गेज यहां पे लगा हुआ है तो फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर गेज जो नोट कर रहा है वो कितना नोट कर रहा है, ये उसकी वैल्यू है 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने बताना है जैसे ही मैं प्रेशर गेज यहां से निकालूंगा तो ज़ाहिर है ये ओपनिंग खुल जाएगी, तो पानी किस वेलोसिटी से बाहर आएगा। बट दिस इज द क्वेश्चन। अब और से देखो, आपको ये बात पता है कि भैया हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्टेंस नहीं बताया भाई ने, कोई मसला नहीं है। मान लो भाई साहब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब देखो मेरा बेटा यहां पे हमारे पास क्या मौजूद है, गेज इंसर्ट हुआ है। अच्छा, गेज क्या काम करता है, प्रेशर बताता है रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं ना ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो क्या होगा हमारे पास P0, और बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा P0 प्लस रो GH, क्योंकि यहां का प्रेशर P0 यहां पे आते आते प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका जो गेज है ना, वो गेज ये वाला प्रेशर आपको बता रहा होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर के मुकाबले में यहां पे कितना ज्यादा प्रेशर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? गेज प्रेशर का काम क्या होता है, प्रेशर को गेज करना रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के मुकाबले में। तो भैया यहां पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, नीचे आते हुए रो GH प्रेशर ऐड हो गया, तो ये आपका गेज प्रेशर आपको बता रहा है। तो भैया कुछ नहीं करना, गेज प्रेशर की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 4 × 10⁵, इसको आप इक्वेट कर दोगे किससे, रो GH से, क्योंकि गेज प्रेशर ने यही तो किया, आपको बता रहा है ऊपर से नीचे आते हुए। वरना आप इसको एक और तरह से कर सकते हो कि भैया PB माइनस PA ये आपका रो GH के बराबर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो PB माइनस PA का वैल्यू है ये आपको कौन बता रहा है, आपका गेज प्रेशर बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो ये PA बेसिकली क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, इक्वेट कर देंगे, यहां से H का वैल्यू आ जाएगा 4 × 10⁵ अपॉन में रो क्या है 10⁵, G क्या है 10, तो ये हो गया 10⁴, ऊपर जाएगा तो यहां बचेगा 4 × 10। भैया 10⁴ ऊपर गया तो सिर्फ 10 बच गया, यानी कि क्या हो गया 40। यानी कि ये A और B के दरमियान का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 40 मीटर आ रहा है उठ के। अब क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है आपने, ये था ना, एट व्हाट वेलोसिटी डज द वाटर इमर्ज फ्रॉम एन ओरिफिस। तो भैया फॉर्मूला क्या है, V = √2GH। भाई साहब मसला हल,
40 को 10 से मल्टीप्लाई किया 400, 400 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 800, 800 को लिख सकता हूं 8 इंटू 100, 100 रूट से बाहर आया तो 10, अंडर रूट 8 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। सही है, लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 2 2, 3 बार 2 लिखा हुआ है, तो एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया भाई, 2 2 में से एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 होता है 1.414। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई किया तो 14.14, 14.14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28.28। सही है भैया, देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है। पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपने कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो बेसिक मैथ 01, बेसिक मैथ 02 मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। तो भैया ये हमारा कॉन्सेप्ट था टॉरिसेलीज थ्योरम को लेके। जितनी तरह के कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने नोट्स में शामिल किए जो आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपने कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।